हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके एमपी बोर्ड के लिए सेकंड चैप्टर के साइंस के सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर लेके आई हूँ, जो कि आपके मेन है, जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं। इस चैप्टर में से बोर्ड के द्वारा जो है 6 अंक का सिलेबस आता है। इस चैप्टर में से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाएं, लॉन्ग क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या आपके टिक मार्क, जिस भी तरीके से हो। तो ये आपका साइंस का सेकंड चैप्टर है, केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षारक और लवण। तो देखिए इसमें क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं हमारे, क्या मेन क्वेश्चंस हैं, देखते हैं उनको। चलिए पहले देखते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये आपका 1 नंबर का इसमें से आता ही आता है वस्तुनिष्ठ में से। निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? पहले तो ये जो मेन चीज़ होती है उसको पढ़ा करो, नहीं पूछा है उसने, ठीक है। लवण मतलब सॉल्ट। क्रिस्टलन, क्रिस्टलाइजेशन होता है ना, हमारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, प्रेसिपिटेट टाइप के होते हैं। जलयुक्त, ठीक है, जलयुक्त नहीं है। तो देखो नीला थोथा, धावन सोडा, खाने का सोडा और जिप्सम। नीला थोथा, धावन सोडा और जिप्सम, ये तीनों जलयुक्त होते हैं। सिर्फ एक खाने का सोडा ऐसा है जो जलयुक्त नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? खाने का सोडा। दूसरा, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान। जब भी आप खाना खाते हो तो आपको पाचन के लिए हमेशा एसिड की जरूरत होती है, हमेशा एसिड की जरूरत होती है, ये बात सबको पता है, ठीक है। तो बिना एसिड के आपका खाना ही नहीं पचेगा। और जो एसिड कब होगा? जबकि 7 से उसका मान कम होगा। 7 से कम होगा तो एसिड है, 7 से ज़्यादा होगा तो बेस है, क्षार है, और 7 होगा तो उदासीन है, न्यूट्रल है। तो क्या होगा? इसने पूछा है आमाशयिक पाचक रसों का मान, पीएच मान कितना होगा? 7 से कम, 7 से कम, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सोने को विलेय करने के लिए प्रयुक्त होता है? ये कल वाली क्लास में भी आया था, ये जो फर्स्ट चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन तब भी आया था। सोने को मतलब घोलने के लिए किस तरीके से उसको विलेय किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैंने कल बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर। लेकिन इसमें बहुत कहीं देना रखा है, बहुत तो कहीं नहीं दे रखा है इसमें, है ना। इसका एक आंसर और है, एक्वारेजिया, कल आया था एक्वारेजिया। और एक इसका आंसर है अम्लराज। किसी चीज को गलाने के लिए एसिड की जरूरत होती है। जहां कोई चीज गलाने के लिए पूछा जाए, विलेय करने के लिए पूछा, वहां हमेशा याद रखना कि वहां एसिड की जरूरत होगी आपको। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? अम्लराज। वैसे ये जो एक्वारेजिया है वो किससे मिलकर बना है आपका? हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल से। अगर ये एक्वारेजिया भी कहीं आ जाता है ना सोने के लिए, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? अम्ल, अम्ल जहां होगा वहां एसिड होगा, और एसिड देखो आप किस चीज में हो सकता है? जूस में। कॉमन सी बात है, आप जो जूस पीते हैं, आप जो पेप्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन सब में एसिड होता है, उन सब में एसिड होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? लाइम जूस, ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है, इसे याद रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग पाउडर भी कहते हैं, या बेकिंग पाउडर को क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो होता है बेकिंग पाउडर के लिए एक और दूसरा अवयव कौन सा होता है? इसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बेटा? टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच, जब भी पेट में गैस बन जाती है तो उसके लिए आप किस चीज का यूज करते हैं? एंटासिड का। किस चीज का यूज करेंगे? एंटासिड का। एंटीबायोटिक तो आपका उसके लिए से आपको फीवर वगैरह हो जाता है तो आप एंटीबायोटिक गोलियां वगैरह ले लेते हो ना उसके लिए। लेकिन अपच का उपचार करने के लिए क्या होता है हमारा? एंटासिड, जैसे कि हमारा इनो है, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। ये टमाटर में, नींबू में, संतरे में, इमली में, इन सब में कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? ये सब मैंने 10th क्लास के आपके चैप्टर करवाया है सेकंड, उसमें मैंने आपको बताया होगा सब, जो मोस्ट है आपके, कि इसमें कौन सा अम्ल होता है। ये क्वेश्चन बहुत, 2 क्वेश्चन तो जरूरी पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो इन सबको आप देख लेना। मेरी क्लास है टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल आपको नीचे मिल जाएगा अभी उसमें उसकी लिंक, ठीक है। इसी में ही हर उसमें मैं दिखा देती हूँ कि टेलीग्राम चैनल का हमारा
क्या है, सब लिंक वगैरह आपको हर उसमें मिल जाएगी, हर क्लास में। ठीक है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं और इनको ज़रूर याद कर लेना कि किस चीज़ में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अम्ल, अम्ल कैसे होते हैं बेटा, पहले तो देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं हमेशा। अम्ल कैसे होते हैं, हमेशा स्वाद में खट्टे। अब खट्टे का दो ऑप्शन है। और बेस कैसे होते हैं, क्षार, कड़वे होते हैं। लेकिन दूसरा क्या है उसका, एक तो है लाल लिटमस को नीला कर देगा या नीली लिटमस को लाल कर देगा। मैंने बताया था अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, एसिड रेड। एसिड कैसा है, रेड। और बेस, BASE, बेस और ब्लू। बी से बेस, बी से ब्लू, एसिड डी और RED। तो एसिड कैसा होगा, रेड हो जाएगा। तो एसिड कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब बेस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्वाद खट्टा है उनका और नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। और बेस क्या करता है, बेस आपको उल्टा करता है, उसका स्वाद कड़वा होता है और वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या है हमारे पास, पीएच स्केल होता है हमारा 0 से लेके 14 तक। इसका बीच में होता है बिल्कुल 7। इधर होगा तो एसिड, इधर होगा तो बेस, मतलब कि इधर अम्ल इधर क्षार, और बीच में ये क्या, न्यूट्रल, उदासीन। ठीक है, जैसे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर से उसका नाम आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था मैंने, ये क्या है, ये बेकिंग सोडा है आपका। क्या है ये आपका, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरके में आपका कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। देखिए, शाकीय पौधे, नेटल के डंक में जो शाकी कैसे शाकीय पौधे मतलब जो किसी, जैसे उनके पास कोई कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं फूल पत्तियों पे, तो उन्हें वो खा जाते हैं, शाकीय पौधे वो होते हैं। नेटल के डंक में, उनके डंक में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में इन सभी मेथेनोइक अम्ल ही होता है सब में। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान, जब वर्षा अम्लीय है, उसने खुद ही कह दिया अम्ल है, तो मतलब कि 7 से कम ही होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान तो किसी को नहीं पता, लेकिन 5.6 से कम होता है इसका मान। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मान, नाम अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बेकिंग सोडा। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का मान अपना कितना होता है, 7, उदासीन होता है बिल्कुल। ठीक है, CaOCl2 का प्रचलित नाम, Ca कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका नाम क्या है आपका, विरंजक चूर्ण, इसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, चले आगे। देखिए, खट्टा दूध, जब खट्टा है तो ऑलरेडी उसमें लैक्टिक अम्ल होगा, सबको पता है जो चीज़ खट्टी होती है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी का डंक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मेथेनोइक अम्ल होता है। नींबू के रस का पीएच मान, नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसका मान कैसे होगा, 7 से कम होगा जब खट्टा है तो। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान 7 से अधिक होता है, वो क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जहाँ OH है वो तो क्षार होगा ही होगा, इतना तो सबको पता है। जहाँ H है वो अम्ल है और जहाँ OH है वो क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH है तो वो क्षार है, तो क्षार का मतलब 7 से अधिक मान होगा। क्षारक, क्षारक आपके कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं छोटे छोटे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान अभी बताया था 5.6 से कम। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम, बुझा हुआ चूना आपका ये है CaO, उस पर आपने क्लोरीन की क्रिया करा दी तो आपका क्या बन जाएगा, CaOCl2। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। चलिए, विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, अभी बताया था, क्षारक OH आयन देते हैं और अम्ल H आयन देते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है, अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, एसिड से क्या बनता है, रेड। तो भी बताया था, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, रेड कर देता है, अम्ल लाल कर देगा। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण वो होती है जिसमें आपके एसिड और बेस जलीय विलयन में क्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। यह भी क्रिया आपकी क्या होती है, उदासीनीकरण होती है। उदासीनीकरण मतलब उसमें अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सत्य असत्य, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है, गलत, 5.6 से थोड़ा कम होता है। एग्जैक्ट नहीं पता किसी को, इसलिए एग्जैक्ट बोल दिया है, एग्जैक्ट नहीं पता, असत्य है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, आपका ये मेथिल ऑरेंज और आपका फिनोफ्थलीन, ये क्या होता है,
ये दोनों अम्ल और क्षार सूचक होते हैं? हाँ होते हैं। क्यों? मेथिल ऑरेंज जो होता है आपका वो एसिड के साथ मिलकर रेड हो जाता है, और फिनोफ्थलीन आपका कलरलेस हो जाता है। इसी तरीके से क्षार के साथ हो जाते हैं। ठीक है। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। ऐसा थोड़ी ना जिसमें H है वो अम्ल है आपका, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसमें तो तीन तीन H है ऐसे। तो NH3 ना अम्ल है ना क्षार है। ठीक है, वो सिर्फ एक उसका नाम है NH3। ये क्या है? अमोनिया। ये ना एसिड है ना बेस है। ठीक है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है? हाँ, जो आपका लिटमस पेपर होता है ना वो एक प्राकृतिक पेपर है जो कि अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। अम्ल अम्ल में क्या होता है? अम्ल में वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार में क्या होता है? वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये एक प्राकृतिक पेपर है। सत्य। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है? असत्य। नेक्स्ट, दो दो अंक के प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे। देखो, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है? क्यों? जो अम्ल होता है आपका एसिड, उसमें एसिड में जब भी आप एसिड को जब भी आप पानी में घोलोगे तो वो H आयन में टूटता है। हमेशा एसिड आपको H आयन देते हैं, और H आयन क्या होते हैं? वो गुड कंडक्टर होते हैं वाटर के। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। ठीक है, कि गुड इलेक्ट्रिसिटी होती है, गुड कंडक्टर होते हैं ये। ठीक है, इस कारण ये विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट पढ़े, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में कितना मिलाना है, ना कि जल को अम्ल में। हम क्या करते हैं? जल लेते हैं, उसमें अम्ल को मिलाते हैं, अम्ल में जल को नहीं मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? ये कि जो आपकी जो गैस होती है उनको निकाल देती है, तथा इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को जल में मिलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह जल द्वारा शोषित कर ली जाती है, इसलिए अम्ल को तनुकृत करने के लिए इसे जल में मिलाते हैं। जैसे आपने कोई एसिड ले लिया, मानो HCl ले लिया, उसको हमने जल में मिला दिया H2O, तो क्या बनेगा आपका? 2H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा लेते हैं, प्लस Cl2। देखो आपकी बहुत तेजी से निकल गई, और क्या निकल गई आपको? 2H2O। यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा इसे बैलेंस करने के लिए, प्लस इसमें से देखो फिर ये H2 भी निकल जाएगा। क्यों? हमारे पास अभी हमने 4 ही H लिए हैं, अभी 2 बाकी रह गए हैं। H2 गैस भी निकल गई, Cl2 भी निकल गई, बहुत तेजी से निकल जाता है इसमें। इसलिए हम हमेशा अम्ल को मिलाते हैं जल में, जल को नहीं मिलाएंगे अम्ल में। ठीक है। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? देखो, दही खट्टा होता है, और खट्टा क्या होता है? एसिड। तो क्या होगा? उसका pH मान और कम हो जाएगा। दही बन जाने पर दूध का pH मान घट जाएगा। दही में अम्ल होता है, एसिड होता है उसमें। ठीक है, और कौन सा अम्ल होता है उसमें? लैक्टिक अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसको हम इसे शॉर्ट में बोल देते हैं POP को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तन मतलब ऐसा बर्तन जिसमें कोई हवा ना पहुंचे, बिल्कुल एकदम बंद पैक हो जाए बिल्कुल। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, उसको अगर हम हवा में छोड़ देंगे ना तो ऑक्सीजन से क्रिया करके जिप्सम बना लेता है, और जिप्सम आपका इस तरीके से इतना कठोर हो जाता है कि जो चीज़ें आप प्लास्टर से बनाओगे ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, फिर बन नहीं पाएंगी। उससे हम क्या क्या बनाते हैं? घर को सजाने के लिए कुछ सामान बना लेते हैं, खिलौने वगैरह बना लेते हैं। और आपने देखा होगा जब हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने के भी काम आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए इसको हम ऐसे बर्तन में रखते हैं, ऐसी जगह रखते हैं जहां इसको नमी या जलवाष्प ना पहुंचे, क्योंकि नमी या जलवाष्प से क्रिया करके कठोर ठोस का निर्माण कर देता है। इतना कठोर बन जाएगा कि फिर उसका कुछ हो नहीं सकता, खराब हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। चले नेक्स्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? इधर अम्ल है, इधर क्षार है। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर लेते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ, ये मैंने एसिड ले लिया, और NaOH ये मैंने बेस ले लिया, तो ये दोनों किसका निर्माण करते हैं? लवण का और जल का। लवण कैसे बनेगा? NaCl, ये आपका नमक बन गया, प्लस और जल H2O। ठीक है, हमेशा याद रखना एसिड होगा, ये एसिड है तो ये H आयन दे रहा है, और ये बेस है तो ये OH आयन दे रहा है, तो ये दोनों तो बेचारे अपने आप ही बच गए। तो नमक तो खुद से ही खुद बन गया है ना। इस तरीके से हर चीज को सोचा करो, दिमाग लगा कि कैसे बन रहा है, खुद से भी कुछ किया करो। कोई भी चीज कठिन नहीं होती है, बस हम उसको देखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना और चौक वगैरह उपयोग करेगा? जब
खेत की जो मिट्टी होती है जब वो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है ना, उसमें ज़्यादा एसिड हो जाता है। खेत की मिट्टी में जब ज़्यादा अम्ल हो जाता है, वो अम्लीय हो जाती है, तब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। किस किस का? भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना, चौक वगैरह, इन सब का। देखिए, जब खेत की मृदा अधिक अम्लीय होगी तब किसान खेत में भुजा हुआ चूना इन सब का उपयोग करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, सबको याद रखना। क्षार क्या होते हैं? क्षार वो होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्ल क्षार सूचक क्या है? वे पदार्थ हैं ये जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। दोनों अम्ल क्षार सूचक मतलब जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति को सूचित करते हैं, वो अम्ल क्षार सूचक होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल वो है जो किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए की जाती है। पीएच विलयन क्या है आपका? पीएच स्केल जो कोई सॉल्यूशन है आपका, उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। अम्लीय वर्षा, अम्ल है। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जिसका पीएच मान 5 या 6 से कम हो, वो अम्लीय वर्षा होगी। उसने खुद ही नहीं बोल दिया अम्ल, अम्लीय, एसिड है उसमें, तो वो ऑब्वियसली 7 से कम ही होगी। ठीक है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल आपको पता है कैसे होते हैं? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम किसी चीज में सॉल्यूशन, हम किसी चीज का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं घुल जाती है, कुछ चीजें क्रिस्टल के रूप में नीचे जमा होती आती हैं, वो हमारा क्या होता है? क्रिस्टलीकरण होता है। जैसे कि कुछ लवण शुद्ध अवस्था में विशिष्ट ज्यामिति ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कणों के रूप में होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? क्रिस्टलीकरण होती है। ठीक है। क्रिस्टलन जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल ये होता है कि जहां कोई निश्चित कणों की संख्या बच जाए, जहां कोई निश्चित अणुओं की संख्या बच जाए। लवण के एक सूत्रकाई जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है। और जहां निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, वो क्या होती है? हमारी क्रिस्टलीकरण होती है। ठीक है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें से टोटल मिला के आपको 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। या तो वो एक 3 नंबर का हो सकता है, एक 2 नंबर का हो सकता है, एक 1 नंबर का हो सकता है, या एक 4 नंबर का हो सकता है, एक 2 नंबर का हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है। केक को बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। यदि आप घर पर माताजी आपकी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग कर दे तो क्या होगा? देखो बेटा, बेकिंग पाउडर अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा अलग चीज़ है। अगर बेकिंग सोडा का उपयोग कर दोगे ना आप, तो बेकिंग सोडा क्या होता है? गर्म होके, क्योंकि हर चीज़ को गर्म करना पड़ता है, गर्म करने पे क्या हो जाएगा? धावन सोडा में बदल जाएगा। धावन सोडा में, बेकिंग सोडा गर्म करने पे हमेशा धावन सोडा में बदल जाता है। और धावन सोडा बेटा आपको पता है क्या होता है? साबुन सरफ में यूज़ किया जाता है धावन सोडा, तो वो कड़वा कड़वा लगेगा फिर आपको केक आपका। यह केक के स्वाद को किस प्रकार प्रभावित करेगा और क्यों? गर्म करने पर बेकिंग सोडा धावन सोडा में परिवर्तित हो जाता है, जिसका स्वाद कड़वा हो जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा को किस प्रकार बेकिंग पाउडर में परिवर्तित किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टार्टरिक अम्ल मिलाकर। बेकिंग सोडा में उपयुक्त मात्रा में टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाएगा। जब आप बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला दोगे ना, तो वो बेकिंग पाउडर में चेंज हो जाता है। टार्टरिक अम्ल को बेकिंग सोडा में मिलाने से क्या महत्व है? अभी वही वाली लाइन है, बस घुमा फिरा के दे दी और कुछ नहीं है। टार्टरिक एसिड बेकिंग के समय बेकिंग सोडा को गर्म करने से बने धावन सोडा से अभिक्रिया करके उसे क्या कर देता है? उदासीन, जिससे कि वो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है, और उसका स्वाद कड़वा भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? जब भी आप मेटल के साथ किसी एसिड की क्रिया करोगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ सारे कंसेप्ट। ये तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मेन मेन लेके आई हूँ। अगर किसी को कंसेप्ट पढ़ने हैं तो मेरी एक क्लास है, क्लास 10th के नाम से, यही अम्ल एसिड बेस एंड सॉल्ट की आपकी, उसमें से आप उसको पढ़ लीजिए पूरे चैप्टर को। उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया है, बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, धावन सोडा कैसे बनेगा, विरंजक चूर्ण कैसे बनेगा, ये सब की क्रियाएं मैंने कराई है। सब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब करा रखा है मैंने, कि धातु के साथ अम्ल क्रिया करेगा तो क्या होगा, धातु के साथ क्षार क्रिया करेगा तो क्या होगा, या बेस क्रिया करेगा तो क्या होगा। ठीक है। उदाहरण द्वारा समझाना है। जैसे कि हमने ये वो ले लिया, जिंक ले लिया, ये क्या हमारा मेटल है, धातु है, और ये हमारा अम्ल हो गया। इसकी क्रिया कराई तो इसने क्या कर दिया? H2 को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस हमारी निकल गई। क्या बनेगा हमारा? ZnSO4, जिंक सल्फेट। ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर और धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? मतलब कि इन दोनों को गर्म करेंगे तो क्या क्या अंतर होगा? जैसे कि आपका बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर आपका ये होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जरूर याद रखना, इनके रासायनिक नाम जरूर याद रखना बेटा इन चारों के। एक तो बेकिंग सोडा आपका, एक आपका बेकिंग पाउडर,
एक आपका पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक आपका ये धावन सोडा है, और एक विरंजक चूर्ण है। इन चारों पांचों को जरूर याद रखना, इनमें से डेफिनेटली एक ना एक आना है, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। ठीक है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जबकि सोडा जो होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ये क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है धावन सोडा। ठीक है। गर्म करने पर जो बेकिंग पाउडर होता है आपका, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, जबकि धावन सोडा में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है, उसका क्रिस्टलन जल निकल जाता है। बेकिंग पाउडर को गर्म करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, जैसे कि ये NaHCO3 है, तो ये बेटा क्या बनाता है, NaOH, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है। इसको गर्म करने में बेकिंग पाउडर को ये रिएक्शन होती है। ठीक है। और इसमें धावन सोडा में कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट चले, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोर एल्कली विधि का वर्णन कीजिए। इससे क्लोर एल्कली विधि की अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्यों, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaCl, हमने उसमें जल मिला लिया, तो आपका क्या बनेगा, ये हमने सोडियम क्लोराइड से बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आपका क्या होगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये क्या होता है आपकी, ये जहां क्लोरीन गैस निकलती है वो आपका क्या होता है, क्लोर विधि है ये आपकी। देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्लोर क्षार अभिक्रिया, दोनों सेम है, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस क्वेश्चन आपका अलग कर दिया है। ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को क्लोर कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लोर, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, Cl2 गैस निकलती है इसमें। ये भी वही है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित होकर क्लोरीन गैस एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित करते हैं। जब भी आप NaCl, आपने सोडियम क्लोराइड लिया, उसको जल के साथ मिक्स किया, यह अभिक्रिया हमारी, याद रखना, यह अभिक्रिया हमारी क्लोर अभिक्रिया है, या क्लोर क्षार अभिक्रिया बोल दो, क्लोर एल्काइन अभिक्रिया बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये क्या होता है इसमें कि ये Cl2 गैस बहुत जल्दी से रिप्लेस कर देती है, ये Cl गैस निकलती है इसमें से, इसलिए इसे क्लोर कहते हैं, क्लोरीन, ऐसे याद रख लो। ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा बनाने की विधि मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, धावन सोडा बनाने की विधि भी मैं आपको करा चुकी हूँ, पर फिर से और देख लीजिए। इसमें बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है सोडियम क्लोराइड की, और उसके साथ साथ उसमें अमोनिया और जल की, और उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है, ये तो निकल जाएगा, ये आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में किया जाता है, जहां आप पकौड़े वगैरह बनाते हैं, उससे फूल जाते हैं पकौड़ियाँ। ठीक है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता के लिए भी किया जाता है। कुकर में कुछ चीज़ उबालनी हो जल्दी से, तो उसमें थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा डाल दो, वो चीज़ बहुत जल्दी उबल जाती है। इस यौगिक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका सोडियम क्लोराइड से बनता है ये बेकिंग सोडा। ठीक है। धावन सोडा कैसे बनेगा आपका, धावन सोडा आपका बेकिंग सोडा से बन जाएगा। देखो जैसे कि ये है, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और सोडियम कार्बोनेट पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी बताया था पीओपी, इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने वाला क्वेश्चन, कि इसमें क्या होता है, जो जो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये आपका, जब हम इसको खुली हवा में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन है, इन सब के साथ क्रिया करके क्या कर लेता है, ये जिप्सम बना लेता है, जो कि एक कठोर प्रकार का पदार्थ होता है। और जब ये कठोर हो जाएगा प्लास्टर आपका, तो उससे कुछ चीज़ बनी ही नहीं जाएगी। जैसे कि हड्डियाँ टूट जाती हैं तो प्लास्टर चढ़ाते हैं उस पर, या घर की कुछ सजावट के सामान बनाते हैं, या बच्चों के खिलौने बनाते हैं, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाते हैं। पीओपी का यूज़ होता है उन सब में। ठीक है। इसलिए उसे ऐसी बंद जगह में रखा जाता है जहाँ उसे बिल्कुल भी सांस भी ना आए, जहाँ ऑक्सीजन तो उसके पास पहुँचे ही ना बिल्कुल भी। ठीक है। जैसे कि जिप्सम को 373 के केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रोड बना देता है, हाइड्रेट CaSO4 H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूरन है, जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर क्या बन जाता है बेटा, जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उनके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए इसने बोला है पहले शब्द समीकरण, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जिंक, जिंक ये रहा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल,
तो इससे क्या बनेगा आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, जैसे जिंक क्या आपका Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आपका हो गया H2SO4। तो क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस रिप्लेस हो जाएगी, ZnSO4 के साथ जुड़ जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मैग्नीशियम के साथ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रहा, मैग्नीशियम ये रहा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और प्लस आपका Mg। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये MgCl। MgCl इसको बैलेंस करने के लिए MgCl2 प्लस, तो फिर हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, तो ये H2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार फिर आपका आता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम चूर्ण है Al और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका ही फिर से H2SO4, तो फिर से ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। जहां भी आपका एसिड होगा वो हाइड्रोजन ही रिप्लेस करेगा, ठीक है। लोह मतलब Fe आयरन, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका HCl, तो क्या बनेगा FeCl3 और H2। यहाँ पे आप बैलेंस करने के लिए इसको 3 लिख सकते हैं या फिर 2H2O हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। बैलेंस देखो नीचे इसने किया हुआ है इस तरीके से, ये रहा बैलेंसिंग। Zn था पहले जिंक था और इसके साथ H2SO4 लिया, ZnSO4 के साथ H2O, H2 आपकी गैस निकल गई। Mg2HCl, तो MgCl2, यहाँ पे इसने 2 इसलिए लिया है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि Mg और Cl2, क्योंकि MgCl, ठीक है, Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2 और Cl की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एक दूसरे की वैलेंसी लगाते हैं, इसीलिए तो ये MgCl2 बना है। ये इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर नहीं बनाना आता है तो मेरी एक क्लास है केमिकल फॉर्मूला बनाने की, कि किस तरीके से बनाया जाता है, आप सर्च करके वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट की क्लास है और 10 मिनट में आपको बनाना आ जाएगा केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, धावन का धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। धोने का सोडा क्या क्या होता है आपका, उसका उपयोग किस लिए हो जाता है, कांच, साबुन, कागज बनाने में, इसका उपयोग घरों की सफाई में भी होता है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा मतलब आप जो खाने की चीजें बनाते हो बेकरी में उनके लिए, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या है। निम्न में से प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल को छांटिए। तो बेटा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की मेरी एक 5 मिनट की क्लास है, ज़्यादा की नहीं है, 5-6 मिनट की क्लास है, आप उसे देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा आपका वीक एसिड है। बहुत ईजी सी ट्रिक बताई है मैंने उसमें, 5-10 मिनट की क्लास है बेटा, सिर्फ आप उसे देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा, आप फिर जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि क्या। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है या वीक एसिड है, पता है आपको, नहीं पता होगा। साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बहुत कंफ्यूज हो जाता है इनमें, नहीं पता चल पाता है बच्चों को कि किस तरीके से है, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का पता कैसे करें। देखो प्रबल अम्ल में क्या होता है, उसमें H आयन अधिक होते हैं, H आयन या H2O आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। दुर्बल अम्ल विलयन में कम संख्या में H आयन होते हैं और इसमें अधिक संख्या में आयन होते हैं। अब आपके प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, ऊपर दिया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल कौन कौन से होंगे, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल। देखो मैं इसमें आपको एक बार और बता देती हूँ। प्रबल अम्ल, सिर्फ आप प्रबल अम्ल याद कर लीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग एसिड याद कर लो बस। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल आपके 6 होते हैं और जो बाकी बचे कुचे होंगे ना सब दुर्बल हैं, तो आपको सिर्फ प्रबल अम्ल याद करने की जरूरत है। वो किस तरीके से मैंने आपको बताया था, एक तरीके के द्वारा। 3 बच्चे हैं क्लोरोब्रोमो आयोडो, 3 बच्चे हैं क्लोरोब्रोमो आयोडो, उनकी मम्मी बहुत चिल्लाती है, बहुत गुस्सा करती है, सोते ही नहीं है, पूरे दिन फोन चलाते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी मम्मी क्या करती है, उनमें तीनों में पिटाई कर देती है। कैसे, क्लोरोब्रोमो आयोडो, फिर कहती है उनके पापा से क्लोरोब्रोमो आयोडो चलो, क्लोरोब्रोमो आयोडो ClO4 चलो, चलो तीनों नंबर 2-4 खा के सो गए। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो इन सब क्या H और लगाना है, क्योंकि बिना H के तो एसिड ही नहीं है। H, HCl, HBr, HI, HClO4, HNO3, H2SO4, ये जो आपके 6 है ना, ये आपके 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, और जो इनसे भी अलग आएगा ना वो सारे आपके दुर्बल हैं, सारे आपके वीक हैं। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ये रहा, और नाइट्रिक अम्ल ये रहा, 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, सिर्फ 6 हैं आपके प्रबल अम्ल, ये याद कर लो, दुर्बल अम्ल की जरूरत ही नहीं है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, अग्निरोधक सामान बनाने में, वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में, मूर्तियां खिलौने बनाने में, सजावटी की चीज बनाने में, हड्डी टूटने में,
हड्डी जो टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए, दांत लगाने के लिए, सांचे जो बनाए जाते हैं उनके लिए। ठीक है। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर। अम्ल और क्षार में पहला अंतर तो सबसे मेन यही होता है कि ये खट्टे होते हैं और ये स्वाद में तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं क्षार। ठीक है। दूसरा, ये नीले लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड डी तो RED रेड, बी से बेस और बी से ब्लू, ये लाल को ब्लू कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है कि ये H देते हैं और ये बेस आपके OH देते हैं क्षार, और इसका pH मान 7 से कम होता है अम्ल का, और बेस का मान pH मान ज़्यादा होता है। इतने इजी 4 आपके डिफरेंसेस हैं, इनको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए याद करने में। ठीक है। बस आज की मेरी क्लास इतनी थी, मुझे सिर्फ आपको यही पढ़ाना था। ये हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा MP। और बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने हैं, इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, चाहे वो किस तरीके से आ जाए, 1 2 3 से आ जाए, 1 नंबर का, 1 2 नंबर का, 1 3 नंबर का, या 1 2 नंबर का, 1 4 नंबर का, लेकिन आते जरूर है। इसमें से आपके 6 नंबर के आते हैं, और आप सिर्फ इनको पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ना किया हो तो कमेंट करके ज़रूर जाइए। और अगर आपको किसी चीज़ की PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक है। यहाँ से आपको आपके 10th क्लास के कंसेप्ट, सॉल्यूशंस, आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मिल जाएंगे, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे।